चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लास्ट क्लास में हमने किया था न्यूरॉन क्या होते हैं, है ना। वी टॉक्ड अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। व्हाट डज दिस रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मीन्स। स्टिमुलाई का मतलब देखा था हमने कि एनी एनी चेंज इन द इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टिमुलाई, और उसके लिए एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है हमारा बॉडी। वो भी कैसे, सारे बॉडी ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके दे प्रोड्यूस अ रिएक्शन टू दैट स्टिमुलस। ठीक है, दो टाइप के स्टिमुलस देखे थे हमने, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि थर्स्ट, हंगर हमने एग्जांपल देखा था, एंड ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो भी चेंजेस हो रहे हैं दे आर नोन एज एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि हम चैप्टर में दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे कि हाउ डू प्लांट्स कोऑर्डिनेट टू गिव रिस्पांस टू अ स्टिमुलाई, एंड हाउ डज एनिमल कोऑर्डिनेट टू गिव रिस्पांस टू अ स्टिमुलाई। तो एनिमल के पास दो तरीके होते हैं, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंप्राइजेस ऑफ न्यूरॉन, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और अभी हम पढ़ने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन कितने टाइप के हैं ये पढ़ेंगे, और नर्वस सिस्टम कितने टाइप के हैं ये पढ़ेंगे, टीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस, जिसमें अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड हमने देखा था केमिकल कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। इसके बारे में भी हमने कुछ लाइन लिखी थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पर, और देयर फंक्शन इज टू रिलीज हॉर्मोन्स इन द ब्लड। ठीक है, प्लांट्स का हमने देखा था कि सिर्फ हम केमिकल कोऑर्डिनेशन ही देखेंगे कि हार्मोन्स के साथ वाला। ठीक है, कुछ मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, हैंड डालेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम बना लेंगे जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को न्यूरॉन नर्व सेल पढ़ाया था। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर मतलब जो चैप्टर चालू हुआ है उसके जस्ट एडजेसेंट पेज में, बगल वाले पेज में ही न्यूरॉन का डायग्राम जो दिया हुआ है वो बनाना है, जहां हमें तीन मेन चीजें दिखानी है, साइटोन, डेंड्राइट, एक्सॉन। एक्सॉन का जो जो कवरिंग है दैट इज मेडुलरी शीथ, वो एक और लेबलिंग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्सॉन एंडिंग में साइनैप्स था, याद है। एक्सॉन जहां पे खत्म होता है वहां पे एक स्वोलन नॉब था, सिनेप्टिक नॉब नाम दिया था हमने उसको, राइट। और वहीं पर जो जंक्शन था, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी बिटवीन एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ सेकेंड न्यूरॉन, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होता है जिससे कि इंपल्स एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन टू डेंड्राइट ऑफ सेकेंड न्यूरॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यही मेन फंक्शन है न्यूरॉन का, टू ट्रांसमिट द इंपल्स सिग्नल्स। ठीक है, तो तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तीनों का मतलब क्या है, मतलब देखो न्यूरॉन है तो वही, दिखने में तो वो वैसे ही होगा जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, स्ट्रक्चर वाइज वैसे ही होगा, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट, डेंड्रॉन वही सब होंगे, बस फंक्शन वाइज थोड़े से अलग हैं। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स में। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन में, वो वहां पे सबसे पहला चीज क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन। मतलब वो जो ऑप्टिक नर्व आपको याद होगा आई वाला, उसमें जो न्यूरॉन होगा, क्योंकि वो सेंस ऑर्गन है आई, तो वहां पर कौन सा न्यूरॉन होगा, एक तरह का सेंसरी न्यूरॉन होगा, जिनका काम क्या है कि वो नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से रिसीव करेंगे। रिसेप्टर्स हमारा यहाँ पे क्या है, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन ही तो रिसीव कर रहा है ना स्टिमुलस। आई लाइट रिसीव कर रहा है, ईयर्स साउंड रिसीव कर रहा है ना। तो आपका जो स्किन है वो तरह तरह के टेम्परेचर्स को सेंस कर रहा है, तो वहां से आपका स्किन भी तो एक तरह का सेंस ऑर्गन ही है। तो ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ये स्टिमुलस रिसीव करते, तो दे आर रिसेप्टर्स, और उन रिसेप्टर से न्यूरॉन इंपल्स सिग्नल लेता है। ठीक है, तो इट रिसीव्स नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स, और फिर इनका काम क्या है, आगे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। ठीक है, ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन का काम है। इट रिसीव्स नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड कंडक्ट देम टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि हर सेंस ऑर्गन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, एसोसिएशन न्यूरॉन का काम क्या है, इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वहां तक पहुंचाने का काम तो सेंसरी न्यूरॉन का ही है।
ना, वहां जाने के बाद इट इज द लिंक बिटवीन एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, जैसे ये देखो, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन है, इसका लास्ट में एक्सॉन होगा, होगा ना। और एक और जो हमारा थर्ड टाइप का न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, उसका डेंड्राइट होगा शुरुआत में। उन दोनों के बीच में एक आपका एसोसिएशन न्यूरॉन लिंक होता है, एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन, एंड डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन, बीच में सेंस आपका एसोसिएशन न्यूरॉन है। उसको रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, एक तरह से रिले। रिले मतलब ये एक तरह से डिले दे रहा है ना, एक तरह से सिर्फ लिंक है दोनों के बीच का, ठीक है। बाकी मेन काम मोटर का है, क्योंकि मोटर ही रेस्पॉन्स भेजने वाला है। जैसे ये स्टिमुलस को कंडक्ट किया ना ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, अब मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, ये रेस्पॉन्स को भेजेंगे आपके ऑर्गन्स तक। इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ये दोनों ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ही है। इट कंडक्ट्स मोटर नर्व इंपल्स, देखो यहां पे था सेंसरी नर्व इंपल्स, इसका नाम हो जाएगा सेंसरी नर्व इंपल्स, इसका नाम हो जाएगा मोटर नर्व इंपल्स। दोनों अलग अलग होनी चाहिए। सेंसरी नर्व इंपल्स में क्या है, स्टिमुलस है, और मोटर नर्व इंपल्स में क्या जाने वाला है, रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इट इज मोटर नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेगा मोटर न्यूरॉन, सेंसरी नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेगा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। कहां से, फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन, मसल सेल्स और ग्लैंड्स, ये इफेक्टर ऑर्गन कहलाते हैं। जो मैंने आपको उस दिन कई सारे एग्जांपल दिए थे ना, कि मुंह में पानी आ जाना, आपका हाथ को रिमूव करना, गर्म चीज को टच हो जाता है, तो इन सब को कहते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, जैसे इस हाथ को मूव कराने के लिए मैंने क्या करा, किसी यहाँ पे इस वाले उंगली में रेस्पॉन्स नहीं जाता ना, जाता यहाँ पे, तक कि आप हाथ पूरा मूव करते हो, आप सिर्फ उस उंगली को बस मूव नहीं करते जो गर्म हुई है, पूरा हाथ झटके से मूव होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ के मसल्स को सिग्नल मिला है। तो दे आर द इफेक्टर ऑर्गन्स। तो इफेक्टर ऑर्गन्स या तो मसल सेल्स होते हैं या तो ग्लैंड्स होते हैं। जो मैंने आपको वो माउथ पानी निकलना बताया था सलाइवरी ग्लैंड से, तो वो तो एक तरह का ग्लैंड है। तो आइदर ग्लैंड्स में जाएगा सिग्नल तो वो सेक्रीट करेंगे कुछ, या तो मसल्स में जाएगा सिग्नल तो वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इफेक्टर ऑर्गन समझ गया ना क्या हो गया, एक रिसीवर ऑर्गन हो गया हमारा सेंस ऑर्गन, एक इफेक्टर ऑर्गन हो गया। तो इस जो गर्म वाले केस में ये उंगली थी हमारी सेंस ऑर्गन, राइट, और इफेक्टर ऑर्गन क्या है, मसल्स, हाथ के मसल्स, समझ रहे हैं। तो ये क्लियर है तीनों के बीच का डिफरेंस। तो तीनों को अलग अलग लिखने से बेटर हमने तीनों को डिफरेंस में लिख लिया है। तो पहला डिफरेंस क्या है तीनों का, कि वो प्रेजेंट कहां पे है, और सेकेंड डिफरेंस है उनका फंक्शन, कि ये सेंसरी नर्व इंपल्स रिसीव करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेगा, और ये मोटर नर्व इंपल्स जनरेट करेगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और इनके थ्रू भेज देगा कि जाओ इफेक्टर ऑर्गन और मसल्स को बता दो कि क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका तीनों टाइप के न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, देखो अभी अब ये तीनों चीजें अपन वापस से एक बार पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि वापस वही चीजें हो रही हैं, बट इसको सीक्वेंस में समझना जरूरी है कि पहले क्या होता है, रिसेप्टर में जाएगा आपका सिग्नल, जो भी स्टिमुलस होगा वो कहां जाएगा, पहले रिसेप्टर्स में, तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेंस ऑर्गन्स, राइट। अब कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट के लिए होंगे, तो ये आईज में होंगे। फोनो रिसेप्टर्स, फोन से यानी कि साउंड, तो ये साउंड के लिए है, पर कहां होंगे, ईयर्स में होंगे। तो ये तीन चीजें क्या लिखी हुई हैं, रिसेप्टर्स के नाम, है ना, वो क्या रिसीव करते हैं और वो कहां प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। तो फोटो रिसेप्टर्स आईज में है, फोनो रिसेप्टर्स ईयर्स में है। ऑल्फैक्टो, ये वर्ड अपन ने पढ़ा है ना, ऑल्फैक्टो स्मेल वाला था, ये याद है कहां पढ़े थे, ऑल्फैक्ट केमिस्ट्री में, कहां, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना, ऐसे इंडिकेटर्स जो स्मेल के चेंज से पता करते हैं कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर कहां होगा, नोज में फॉर स्मेल। गस्टेटो रिसेप्टर्स कहां होगा, टंग में फॉर टेस्ट। और टैंगो होता है फॉर टच, तो ये कहां होगा, स्किन में। ये सब तो रिसेप्टर्स हुए। अब सोचो इनके लिए अलग अलग ब्रेन में लोब्स भी होते हैं जो इन सिग्नल्स को प्रोसेस करेंगे। ऐसा थोड़ा कि ब्रेन का पूरा पार्ट लग जाएगा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, सबका अपना अपना रोल है ना। अपने लगान पिक्चर देखिए, लगान पिक्चर, उसमें क्या होता है, जब शुरू में लोग नया नया क्रिकेट सीखते हैं, तो जब बॉल एक साइड जाती है
तो सारे लोग पहुंच जाते हैं, पता है, वो बॉल को लेने, मतलब यहाँ का जो फील्डर है ना वो भी दौड़ के इधर पहुंच जाता है। तो ये जब मैच जब स्टार्ट हो जाता है तब उन लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बॉल इधर गई और पूरे 10 लोग उधर आ गए बॉल लेने के लिए। तब वो आमिर खान समझाता है भाई जिसके पास बॉल जाएगी वो पकड़ेगा, तो उसका काम है बॉल पकड़ना, आप लोग को यहाँ नहीं आना, आपका एनर्जी वेस्ट होगा ना, वहां से यहाँ दौड़ के क्यों आ रहे जब वहां पे एक आदमी है पहले से। मतलब यहाँ पे भी ब्रेन में अलग अलग पार्ट बना दिए गए हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के सिग्नल को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देंगे। जैसे ऑल्फैक्टरी लोब्स करके एक ब्रेन में पार्ट पढ़ेंगे हम, ऑल्फैक्टरी लोब्स, तो वो उसका काम क्या है, वो स्मेल सेंस करेगा। एक ऑप्टिक लोब है, ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक मतलब ना वेव से रिलेटेड होता है, वेव्स, ऑप्टिक मतलब वेव्स। तो वेव्स यहाँ पे दो टाइप की होती हैं, एक लाइट वेव्स और साउंड वेव्स, यानी आईज और ईयर्स के सिग्नल वो ऑप्टिक लोब प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देगा। तो एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज इट्स ओन फंक्शन, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट। तो यहां भी वही लिखा हुआ है कि अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स का काम अलग अलग है और ये अलग अलग जगह प्रेजेंट है, और इनके लिए ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट है जो उन सिग्नल्स को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये काम हुआ हमारे रिसेप्टर्स का, ठीक है। तो इनका ये देखो हम पढ़ क्या रहे हैं कि हम जैसे ये हमारी बात कर रहे हैं ना, हायर ऑर्गेनिज्म, हायर मतलब जो हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो उनके लिए एक नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम होना चाहिए कि पहले क्या हो, उसके बाद क्या हो, फिर क्या हो, रिस्पॉन्स कैसा जाए, एक सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए। हमने डेफिनेशन में लिखा है ना कि दे वर्क टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक मैनर, तो ये वो सिस्टमैटिक मैनर है कि पहले रिसेप्टर सिस्टम्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन से बने हुए हैं, दे विल रिसीव द सेंसरी नर्व इंपल्सेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नर्वस सिस्टम में आते हैं, क्योंकि ये जो सिग्नल्स हमने रिसीव किए हैं, है ना, ये जो सिग्नल्स हमने रिसीव किए हैं इनका कुछ ना कुछ काम प्रोसेस करके रेस्पॉन्स देना है ना, तो उसके लिए कौन हमारा रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये वो इंपल्स सिग्नल को पहले एनालाइज करेगा, देखेगा, चेक करेगा क्या है ये। तो इट एनालाइजेस द सेंसरी नर्व इंपल्स, देखिए इसके पास तो सेंसरी नर्व इंपल्स ही आ रही है, कौन लेके आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। तीन टाइप के न्यूरॉन थे ना, रिसेप्टर ऑर्गन में कौन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन ने सेंसरी नर्व इंपल्स कहां तक लेके आया, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। आने के बाद इनका वो एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो इट एनालाइजेस द सेंसरी नर्व इंपल्स एंड इनिशिएट द अप्रोप्रिएट मोटर नर्व इंपल्स। एनालाइज का मतलब क्या है कि ये सिग्नल किस टाइप का है, मतलब साउंड सिग्नल है तो वो अकॉर्डिंगली वैसा रिएक्शन देंगे। मतलब ऐसा थोड़ा होगा कि आपको बहुत तेज आवाज कहीं से आ रही है तो आप ऐसा कर लोगे, नहीं करोगे ना, कान बंद करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो ब्रेन ने कहा कान बंद कर लो ताकि साउंड थोड़ा कम जाए। लाइट तेज पड़ेगी तो ऐसे तो करेंगे अपन। तो ये क्या हुआ कि आप अभी आपने सही काम करो कि लाइट पड़ने पर आंख बंद कर रहे हो, साउंड तेज होने पर कान बंद कर रहे हैं। तो ये क्यों कर पा रहे हैं अपन, क्योंकि ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास जब वो सिग्नल्स पहुंचे तो उन्होंने सही तरीके से एनालाइज किया कि ये किस टाइप का सिग्नल है, एंड उसके हिसाब से उन्होंने एक अप्रोप्रिएट नर्व इंपल्स जनरेट करके भेजी उस इफेक्टर ऑर्गन को, ताकि हम आंख बंद करें या कान बंद कर लें। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये वही लिखा हुआ है, ये अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि अगर लाइट पड़ रही है तो आंख बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा स्टिमुलस है, तो रिस्पॉन्स भी आंखें देंगी। और अगर ईयर्स में साउंड रिसीव हो रहा है तो ईयर विल गिव द नेसेसरी रिस्पॉन्स, ठीक है, विच आर carried to appropriate effector organ, appropriate motor nerve impulse to appropriate organ, वहां तक पहुंचना चाहिए बाय मोटर न्यूरॉन। समझ गए क्या, तो सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचाया सिग्नल्स नर्वस सिस्टम तक, नर्वस सिस्टम ने एक मोटर नर्व इंपल्स जनरेट करी उसके हिसाब से, और मोटर न्यूरॉन को दे दिया कि जाओ उस इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाना है, ठीक है। अब आएगा आखिरी इफेक्टर ऑर्गन तक, वो सिग्नल ट्रैवल करके आ गया, अब हाथ हटाने वाला बस काम बचा है। समझ रहे हैं ना, तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स, जिसमें कौन कौन से होते हैं, अभी दो पढ़े थे, मसल्स या ग्लैंड्स। इट इज फॉर्म्ड ऑफ इफेक्टर ऑर्गन विच इंक्लूड्स मसल्स एंड ग्लैंड्स एंड गिव द रिस्पॉन्स। तो जब मैंने आपको वो हाथ हटाने वाला एग्जांपल दिया था, मुंह में पानी आने वाला एग्जांपल दिया था, मुंह में पानी आने वाले एग्जांपल में ग्लैंड्स वाज द इफेक्टर ऑर्गन, और हाथ हटाने वाले में मसल्स आर द इफेक्टर। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मसल्स आर द इफेक्टिव ऑर्गन, है ना। आपके ऊपर कुछ चीज आ रही है तो आप हट रहे हो, तो अल्टीमेटली मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं ना, आपको मूव होने में कौन ने हेल्प की, मसल्स ने हेल्प करी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर
एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये इस टाइप का नर्वस कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में नहीं हो सकता, बिकॉज उनके पास न्यूरॉन्स नहीं है, उनके पास इस टाइप के सेंस ऑर्गन्स नहीं है, उनके पास नर्वस सिस्टम ही नहीं है जो आपके मैसेजेस को रिसीव करे, उसके बदले में कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करे और आप रिस्पॉन्स दो। ठीक है, बहुत लिमिटेड मोशन होते हैं प्लांट्स में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम में आते हैं तो तीन टाइप के नर्वस सिस्टम है हमारे पास। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको हम सीएनएस बोलते हैं। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो पार्ट होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सबसे मेन पार्ट है, ब्रेन एंड, क्योंकि यही जो है आपके मोटर नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं, सेंसरी नर्व इंपल्स लेकर के उसके अप्रोप्रिएट मोटर नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं। कौन? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब डिपेंड करेगा कि बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन देना है तो स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। मैंने लास्ट क्लास में कहा था ना कि हम रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए ब्रेन को लोड नहीं देते हैं, क्योंकि ब्रेन सोच समझ के काम करता है, बट ऐसे समय पर हमें बिना सोचे समझे जल्दी से डिसीजन लेना होता है, तो वो कौन लेता है फिर? स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इज द वन विच एक्ट फास्टर देन द ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ। सेकेंड होता है पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल। पेरिफेरल यहाँ पे क्या है? नर्व्स, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को या सेंस ऑर्गन्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हैं। तो वो क्या होते हैं? नर्व्स होते हैं। तो दो टाइप के नर्व्स होते हैं, एक क्रेनियल, क्रेनियल इज द वर्ड यूज फॉर ब्रेन, और एक होते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ऐसे नर्व्स या ऐसे न्यूरॉन्स समझ लो जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स को ब्रेन से जोड़ रहे हैं, और ऐसे न्यूरॉन्स या ऐसे नर्व सेल्स जो हमारे बॉडी ऑर्गन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहे हैं। तो पेरिफेरी है ना, एक तरीके के वायर्स हैं। मतलब आप सोचिए कि आपके पास सीपीयू है, आपके पास मॉनिटर है, आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास माउस सब है, पर वायर्स ही नहीं है, तो कनेक्शन कैसे करोगे? समझ रहे हैं? तो आपको वायर्स चाहिए, पेरिफेरल्स चाहिए, तभी वो कंप्लीट हो पाएगा। तो पेरिफेरल्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। देखिए, मैसेजेस लाने ले जाने का काम तो यही कर रहे हैं ना, मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, और वापस से ब्रेन से लेकर के इफेक्टर ऑर्गन्स तक कौन लेके जा रहा है? यही नर्व्स लेके जा रहे हैं। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नहीं होंगे तो मोटर नर्व इंपल्स जनरेट ही नहीं होगी, और ये दोनों नहीं होंगे तो वो जनरेट तो हो जाएगी पर पहुंचेगी नहीं। ठीक है, और तीसरा है एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये अपने आप से चलता है, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, तो ये अपने आप से चलता है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनवॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में नहीं है ना। जैसे कई जगह हम इमोशनल हो जाते हैं तो अपने आप आंसू आ जाता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हम आंसू रोके। आप रोकने की कोशिश भी करोगे तो भी आपकी आंख तो भर आती है ना, और थोड़ा सा और ज्यादा भावुक हो जाते हैं तो वो टपक भी जाता है, राइट। तो एक ये एक तरह का इमोशन हो गया जो ऑटोमेटिकली आता है। तो स्वेट ऑटोमेटिकली आता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑटोनॉमस होती है, आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। कहने का मतलब एक दूसरे वाले के ऑपोजिट वर्क करता है। जैसे कि मान लो ये वाला होगा जो आपके आंखों में आंसू ला रहा है, तो फिर जिंदगी भर बहते थोड़ा ना रहेगा, रुकेगा भी ना। तो ये रोकता है उसको। समझ रहे हैं? मतलब एक अगर उस चीज को बढ़ा रहा है तो दूसरा उस चीज को कम करेगा। ये स्वेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, ताकि वो रुक भी जाए वापस। अब वो चीजें कंटिन्यूअसली हो करके मतलब होती ना चली जाए, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, देखिए करके हमको ये तीनों नर्वस सिस्टम पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो पहले काम करते हैं, पहले वाला लिख लो क्या क्या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। तो यहां से शुरुआत की थी हमने आज, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तीनों टाइप के न्यूरॉन लिख लो पहले। इसको ऐसे टैबुलर फॉर्म में ही लिखना, ताकि डिफरेंस भी आए तो हम ऐसे ही लिख दें। हेडिंग रहेगी आज की पहली, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, और जिन्होंने डायग्राम नहीं बनाया न्यूरॉन का तो जगह छोड़ देना, डायग्राम बना लेना, है ना, न्यूरॉन का डायग्राम।
हम्म, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, पर वो एक तरह का लिंक है दोनों को जोड़ने के लिए, है तो वो भी न्यूरॉन ही। हो गया। बोलो आगे। ऊपर ये जो लिखा है इसको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? ये आपका सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जिससे लगा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन। फिर ये अपना एक्सॉन से कनेक्टेड होगा एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट से, और एसोसिएशन न्यूरॉन का एक्सॉन कनेक्टेड होगा मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट से। तो स्ट्रक्चर वाइज तीनों न्यूरॉन सेम है, बस फंक्शन वाइज दे आर डिफरेंट, है ना। इसलिए जो डिवीजन भी हुआ है तीन टाइप के न्यूरॉन, वो किस बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि व्हाट फंक्शंस आर दे परफॉर्मिंग। बाकी न्यूरॉन दिखने में तीनों एक जैसे ही हैं, पर एक एक मैसेज ला रहा है, एक मैसेज दे रहा है, एक मैसेज भेज रहा है, तो ऐसा करके तीन टाइप के हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ू। हाँ, इसको भी लिख लो। ये तीन सिस्टम है हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम कंप्राइज करते हैं, बोल सकते हैं हम, या न्यूरो नर्वस कोऑर्डिनेशन पॉसिबल कराने के लिए ये तीनों सिस्टम का वर्क करना जरूरी है। सेंसरी यानी कि रिसेप्टर सिस्टम, फिर हमारा नर्वस सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज इफेक्टर सिस्टम। तीनों में से एक भी कुछ में प्रॉब्लम है तो हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो नहीं पाएगा। ये अलग अलग रिसेप्टर्स के नाम लिखोगे, है ना, ऐसे ही, फोटो, फोनो, अल्फेक्टो, गेस्टेटो एंड टैंगो। ये समझ में आ जाएगा ना क्या लिखा हुआ है सब। ये इसका काम है लाइट रिसीव करना, साउंड रिसीव करना, स्मेल, टेस्ट और टच, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये लिखा हुआ है।
आप लोग के अभी एग्जाम में सबके में एसिड बेस तो आ रहा होगा ना, सभी के में आ रहा है ना। तो एसिड बेस रिवाइज करते रहो। हम इस संडे को, आने वाले संडे को एसिड बेस का वो पीवाई क्यूज करेंगे, ठीक है। संडे को रहेगा क्लास, पीवाई क्यूज करेंगे एसिड बेस के और ह्यूमन आई के। ये भी आ रहा होगा ना, ह्यूमन आई भी सबके में। हाँ, तो एसिड बेस एंड ह्यूमन आई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, हर टाइप के, मतलब एमसीक्यूज, जैसे अपन ने पीछे 3 चैप्टर के किए हैं। लाइट का किया था हमने, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का किया था हमने, और लाइफ प्रोसेस का किया था। तो ये 3 चैप्टर्स का तो हम पीवाईक्यूज कर चुके हैं। अब अगले जो 3 चैप्टर्स उसमें, ये तो अभी संडे तक हो नहीं पाएगा, बट इसके पहले जो हम दो हमने पढ़ लिया, एसिड बेस पूरा हो गया है और ह्यूमन आई पूरा हो गया है, तो उसके पीवाईक्यूज करते हैं संडे को, ठीक है। और टेस्ट में सॉल्ट वाला टेस्ट बच गया है ना। एसिड बेस का तो हमने एक बार कर लिया था, और ह्यूमन आई का भी हो गया है टेस्ट। सॉल्ट वाला पार्ट का टेस्ट बचा, तो एसिड बेस आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से, है ना। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एसिड बेस में से। हाँ, सभी का लगभग उसी समय से चालू हो रहा है ना, मिड सितंबर में। कब से हो गया ये सबका? ठीक। हाँ, मुझे दिखाया था किसी ने टाइम टेबल। चलो नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। इसमें 3 टाइप का, आप ये चार्ट बाद में बना लेना, है ना। अपन चालू करेंगे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज दिस वन, है ना। इसके दोनों पार्ट पढ़ेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको भी अपन को ब्रेन को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। पोजीशन एंड शेप कैसा है इसका?
तो इट इज अ सॉफ्ट व्हाइटिश लार्ज एंड स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। सॉफ्ट है, आपको ऊपर से हार्ड दिख रहा है बिकॉज कुछ कवरिंग है ना, बाकी अंदर से द ब्रेन इज सॉफ्ट व्हाइटिश लार्ज एंड स्लाइटली फ्लैटेंड। ऊपर से कैसा है, फ्लैट है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी। तो ये एक और कैविटी होगी जो स्कल वाली हमारी कैविटी, दैट इज नोन एज cranial cavity of the skull. It is the center of thinking and is the main coordinating center of body. ये तो ब्रॉड में उसका फंक्शन हो गया ना, ब्रेन का ब्रॉडली अपन यही फंक्शन बोल सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, एंड इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। बट अगर अपन अलग अलग स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें और अलग अलग लोब्स की बात करें, अलग अलग पार्ट्स की बात करें, तो सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। ये एक ब्रॉड वे में फंक्शन हो गया कि सेंटर ऑफ थिंकिंग है और पूरा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। बाकी स्ट्रक्चर वाइज द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेनिंगस, एक मेम्ब्रेन होती है ऊपर, 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड है। द स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन्स या मेनिंगस आर फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे आपको सेरिब्रल या स्पाइनल फ्लूइड या फिर क्रेनियल, ये सारे वर्ड्स सुनने को मिलेंगे क्योंकि ब्रेन से ये सारे वर्ड्स रिलेटेड है, ठीक है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द मेनिंगस, और इसका काम क्या होगा, जैसे हमारे हार्ट में बाहर एक लेयर था, लंग्स के बाहर एक प्लूरा करके लेयर था, है ना, किडनी के बाहर एक लेयर था, ये सब का काम क्या था, हमारे ऑर्गन्स को मैकेनिकल शॉक से बचाना। पेरिकार्डियम था हार्ट में, है ना? तो वैसे ही इसमें भी ये मेनिंगस है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। द मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है, मतलब आपको ऐसे थोड़े से कहीं लग गई तो इतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा ब्रेन में, बिकॉज ये मेम्ब्रेन्स आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं, while the fluid protects the brain from mechanical shocks, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन ब्रेन को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है, सामने का, फिर बीच वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट ब्रेन का। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली olfactory lobes, olfactory lobes है ना, फिर एक सेरिब्रम है, ठीक है, और एक होता है डाइएन्सेफेलॉन। इसमें जो मेन पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है, जो आपको सबसे ज्यादा ब्रेन में जो पार्ट दिखता है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, दैट इज सेरिब्रम ओनली, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। तो पहले ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, इट कंट्रोल्स द सेंस ऑफ स्मेल। इसके लिए तो एक ही लाइन फंक्शन है, इट कंट्रोल्स द सेंस ऑफ स्मेल। जैसे मैंने आपको कहा ना ऑप्टिक लोब भी होगा एक, तो ऑप्टिक लोब भी आपके ये मिड ब्रेन में आएगा ऑप्टिक लोब। इस वाले लोब में क्या आया है, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में आपका आया है ऑल्फैक्टरी लोब जो सेंस करेगा स्मेल को। फिर सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे अपन, सेकंड पार्ट सेरिब्रम, तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज, सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज एंड मोटर एरिया। तो वही 3 नर्व्स के नाम हो गए ना, 3 टाइप के न्यूरॉन जो पड़े थे उन्हीं के नाम हो गए। सेंसरी एरिया जो सेंस ऑर्गन्स के नर्व्स को रिसीव कर रहा होगा, ये एसोसिएशन वाला है जो सबको लिंक करके मोटर नर्व को दे रहा होगा सिग्नल, और ये मोटर एरिया जो रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो सेरिब्रम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज, सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर। नाम भी याद रखना आसान है क्योंकि यही 3 टाइप के न्यूरॉन्स हमने पढ़े भी हैं, ठीक है। सेरिब्रम कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, एंड इज ऑल्सो अ सीट ऑफ मेमोरी, विल, इंटेलिजेंसी एंड लर्निंग। मतलब मेमोरी वाला पार्ट यही होता है सेरिब्रम, इंटेलिजेंसी, लर्निंग, ये सब पार्ट कौन होता है आपका, सेरिब्रम। और मेन फंक्शन क्या है, वॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, जैसे मूवमेंट ऑफ आर्म्स, ये सब तो वॉलंटरी एक्टिविटी हो गई ना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डाइएन्सेफेलॉन, इज कंप्लीटली कवर्ड बाय सेरिब्रम। मतलब आप ये समझिए कि सेरिब्रम तो ऊपर है, उसके नीचे आपका डाइएन्सेफेलॉन है, तो दैट डाइएन्सेफेलॉन इज कवर्ड बाय cerebrum, is covered by cerebrum, and it controls the involuntary functions like hunger, thirst, sweating, sleep, etc. ये involuntary action होगा, मतलब ना नींद हमारे कंट्रोल में, ना भूख प्यास हमारे कंट्रोल में होता है, तो ये सब involuntary activities होती हैं। Also it conducts the nerve impulses of pain, touch, temperature, etc. to cerebrum, क्योंकि जो भी चीजें आ रही हैं वो नीचे से आ रही हैं, सेरिब्रम ऊपर है, और सेरिब्रम ने कवर्ड किया डाइएन्सेफेलॉन को, मतलब डाइएन्सेफेलॉन नीचे है, सेरिब्रम ऊपर है, तो जो भी सिग्नल नीचे से आ रहा है वो डाइएन्सेफेलॉन ही सेरिब्रम को कंडक्ट करने वाला है, ठीक है, इन देयर सेंसरी एरियाज, इन इट्स
एसोसिएशन एरियाज एंड मोटर एरियाज, तब ये वर्क करेगा, ठीक है। एट डाइएंसेफेलॉन, अब डाइएंसेफेलॉन में और क्या चीज होती है? एट डाइएंसेफेलॉन देयर लाइज अ पी शेप्ड पिट्यूटरी बॉडी, एक हार्मोन वाला ग्लैंड यहां पे भी होता है, जिसको अपन कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये मास्टर ग्लैंड होता है, क्योंकि ये ग्लैंड ऐसे ऐसे हार्मोन सेक्रीट करता है जो जाकर के अलग ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि थायराइड के लिए जो हार्मोन होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सेक्रीट करता है स्पाइन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका ब्रेन में है, और फिर ये जाकर के आपके जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, चालू करता है, एक्टिवेट करता है। तो ये इसलिए इसका नाम मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि मास्टर ही बताता है कि अब करो काम स्लेव को। तो काइंड ऑफ मास्टर ग्लैंड है जो सबको स्टार्ट करने के लिए हॉर्मोन्स भेज रहा है, ठीक है। At diencephalon there lies a P-shaped pituitary body which secretes number of hormones which regulate the secretion of other hormones. बाकी हार्मोन का सेक्रीशन कब होना है, कितना होना है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। दैट इज वाई उसको नाम दिया गया है मास्टर ग्लैंड। तो ये कहां होता है? ब्रेन में। ग्रोथ हार्मोन भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही सेक्रेट करता है, विच इज देन कैरिड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब आते हैं मिड ब्रेन में। तो इसका 3 पार्ट समझ में आ गया, सेरिब्रम और फैक्ट्री लोब का तो एक ही लाइन है कि इट कंट्रोल्स द सेंस ऑफ स्मेल। सेकेंड मतलब स्मेल से हमको पता चल जाएगा ना कि किस चीज की स्मेल है, तो ये ऑल्फैक्टरी लोब का ये काम यही है कि वो अपने ब्रेन में स्टोर करके रखेगा। वैसे भी आपका फोर ब्रेन तो पूरा मेमोरी वाला पार्ट है, तो ये स्टोर करके रखेगा कि ये किस चीज की स्मेल थी। तो आज आपने कोई नई चीज स्मेल करी होगी, कल वापस वो चीज स्मेल करोगे तो याद रहेगा कि हाँ ये इस चीज की स्मेल थी। तो ये काम है ऑल्फैक्टरी लोब्स का, ठीक है। चलो सेकेंड आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ऑप्टिक लोब, मैंने कहा था मिड ब्रेन में आएगा ऑप्टिक लोब, ये आईज और ईयर्स दोनों का सिग्नल रिसीव करने वाला है, और प्रॉपर ये बॉडी के मूवमेंट को भी कंट्रोल करेगा कि आवाज यहां से आ रही तो आपका बॉडी इधर मूव होना चाहिए। तो ये देखेगा कि आपका बॉडी और ये सिग्नल्स का क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन में काम करना चाहिए, ताकि बॉडी वहीं पे मूव करे जहां से आवाज आ रही है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिब्रल पेडिंकल्स, पहला क्या काम है ऑल्फैक्टरी लोब का? इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ हेड, आईज एंड ट्रंक। ट्रंक मतलब पूरे अपर बॉडी पार्ट को बोल रहे हैं कि अपन पूरा बॉडी मूव कर रहे हैं, तो ट्रंक बोल रहे हैं उसको पूरा, ठीक है। तो हेड, आईज एंड ट्रंक इन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, लाइट और साउंड के रेस्पेक्ट में हमारी बॉडी का मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और सेरिब्रल पेडिंकल्स का काम क्या है? देयर आर पेयर ऑफ बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स व्हिच कोऑर्डिनेट बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। क्योंकि ये देखो मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन का काम है कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन बना के रखे। तो उसका काम मेन वही है कि विच कोऑर्डिनेट बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हिंड ब्रेन में। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। इसका मेन पार्ट जो है वो सेरिबलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। एक सेरिबेलम है जो हमारे पोस्चर को, हमारे इक्विलिब्रियम को, बैलेंस को कंट्रोल करता है, जो कि पीछे पार्ट है, क्योंकि अब अपन हिंड ब्रेन की बात करें तो ये सब पीछे पार्ट में होंगे। तो सेरिबेलम का काम क्या है? इट इज अ लार्ज साइज्ड लोब विच कंट्रोल्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, मतलब आप चल रहे हो तो आप प्रॉपर चलो, आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो आपका प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहे। तो इन सब चीजों में कौन काम करता है? सेरिबेलम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको अलग अलग एक्टिविटी दे देगा कि वॉकिंग में, है ना, डांसिंग में, या साइकिल चला रहे हो, है ना, या हंगर के समय ब्रेन का कौन सा पार्ट वर्क करता है या कोऑर्डिनेट करता है इन एक्शंस को। तो जिसमें भी बैलेंसिंग चीज आ रही है ना, वो सबका आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। समझ रहे हैं ना? इट कंट्रोल्स द इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। बैठते वक्त, खड़े होते वक्त आपका पोस्चर कैसा है ना, एंड कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब कोई आदमी ड्रंक रहता है ना, पिया हुआ रहता है, तो वो सीधा नहीं चल पाता है। ऑब्जर्व किए कभी? हमेशा टेढ़ा टेढ़ा चलेगा, ठीक है। तो उसका उस समय क्या हुआ होगा? डेफिनेटली सेरिबेलम उस समय के लिए काम नहीं कर रहा है फॉर सम टाइम। फिर जैसी सुबह उसको होश आता है तो ठीक हो जाता है वो। तो उस केस में सेरिबेलम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ही विल नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, और वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा और गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। सेकेंड है पॉन्स इज अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स एंड एक्ट एज कोऑर्डिनेशन बिटवीन
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ये मतलब नर्व फाइबर्स ही हैं, सेट ऑफ नर्व फाइबर है। एंड लास्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट, सबसे लास्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, लेकिन इसके बाद से स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाता है। इनफैक्ट यही जाके स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यू कर रहा है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड भी तो कनेक्टेड है ना आपस में। तो ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है वही नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड बन गया है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही नीचे जाके क्या बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड। इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे लास्ट पार्ट है, पीछे का पार्ट है ब्रेन का, एंड कंटिन्यूज विद द स्पाइनल कॉर्ड। यही नीचे जाके क्या बन गया है, स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी फंक्शंस। इनवॉलंटरी फंक्शन देखो यहां भी था और इसके पहले भी हमने वहां देखा था डाइएन्सेफेलॉन में, हंगर, थर्स्ट, वो भी इनवॉलंटरी फंक्शंस थे। इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे स्टमक हमारा विसरल ऑर्गन है ना। तो ये सब ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, विसरल ऑर्गन्स का इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। ऑल्सो कंट्रोल्स कफिंग, स्नीजिंग, ना खांसी आ रही है, छींक आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, यूरिनेटिंग हो रही है, मतलब यूरिनेशन, डिफिकेशन मतलब, डिफिकेशन मतलब यूरिनेशन समझ गया ना, यूरिनेटिंग, यूरिन। डिफिकेशन में कुछ वर्ड समझ में आ रहा है आपको, पीसेस, पीसेस मतलब पढ़े हैं, पीसेस मतलब क्या होता है, ये है फीसेस। अभी नहीं समझ में आया क्या है, हाँ क्या बोला, समझ गए ना सभी। तो पॉटी जो होता है वो आपका फीसेस है, ठीक है। तो डिफिकेशन ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, ये भी सब तो इनवॉलंटरी फंक्शन है ना, ठीक है। यूरिनेटिंग, डिफिकेशन, ब्लड प्रेशर, swallowing ऑफ फूड, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस भी याद है ना, दैट पेरिस्टाल्टिक वेवी टाइप का मूवमेंट जो पूरे ऑर्गन्स में होता है ताकि फूड और लिक्विड जो है वो आपके बॉडी में आगे बढ़ते रहे। तो ये सब मूवमेंट को इनवॉलंटरी फंक्शन होगा, ये सबको कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस देखे हैं ना ब्रेन में। देखो डायग्राम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा डायग्राम बनाने बोल देगा नर्वस सिस्टम का, मतलब ब्रेन का, बट एटलीस्ट लेबलिंग वाला पार्ट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन सा है, सेरिबेलम क्या है ना, सेरिब्रम क्या है। सेरिब्रम और सेरिबेलम थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है ना, बट दोनों अलग अलग है। एक फोर ब्रेन का पार्ट है और एक हिंड ब्रेन का पार्ट है। एक का काम है थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, लर्निंग, है ना, एंड सम वॉलंटरी एक्शंस। और सेरिबेलम का काम है इक्विलिब्रियम, बैलेंस, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्लस इनवॉलंटरी फंक्शंस। मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन करे, क्या करेगा, इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये तीन मेन पार्ट ध्यान रखेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीन तो मेन है एकदम, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड में। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ब्रेन पूरा लिख के लेके आएंगे, है ना, और डायग्राम भी बना लेना ब्रेन का। बनाओगे तब तो याद रहेगा ना कौन सा पार्ट कहाँ पर है। लेबलिंग तो याद होनी चाहिए इस हर डायग्राम की, ठीक है। चलिए थैंक यू। ये शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है।